तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़े हैं? मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन पढ़ा, उसके बाद क्या पढ़ा हमने? मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ा। आज हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। मेरे ख्याल से आप लोगों का थर्ड चैप्टर होना चाहिए, है ना? वही जो भी है, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम लिखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर का नाम लिखिए आप, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर का नाम लिखिए। फिर हम लोग एक एक करके हर एक पॉइंट को क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करते हैं, अपने नोट्स भी बनाते हैं। देखिए, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है भाई। तो ये चैप्टर जब देखिए, फोर्स तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन है कि स्टार्टिंग से इसको देखते हैं क्या क्या है इसमें। पहला हेडिंग करो, फर्स्ट हेडिंग करो आप इसमें फोर्स। फर्स्ट हेडिंग करिए फोर्स। तो फर्स्ट हेडिंग करिए आप फोर्स। फर्स्ट हेडिंग करिए फोर्स। देखो, फोर्स हेडिंग करो फर्स्ट, क्या है अपना फोर्स। फोर्स क्या होता है उसकी बात करेंगे। ठीक है, फोर्स का मतलब क्या होता है ये लिखो। एक सिंपल डेफिनेशन फोर्स की क्या है पहले लिखो। द एक्सपीरियंस ऑफ पुश, द एक्सपीरियंस ऑफ पुश और पुल, द एक्सपीरियंस ऑफ पुश और पुल, द एक्सपीरियंस ऑफ पुश और पुल, द एक्सपीरियंस ऑफ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, the experience of push or pull of an object is called force. Called force. ठीक है। अब फोर्स एक ऐसा है, देखो, अगर इसकी डिटेल्ड डिफिनेशन हम लिखना चाहें तो फोर्स का मतलब क्या है, डिटेल्ड डिफिनेशन की बात करें तो फोर्स का मतलब क्या है, बताइए जरा। ठीक है। अब फोर्स की अगर डिटेल डिफिनेशन की हम बात करें तो डिटेल्ड मैनर में अगर लिखना हो कि फोर्स क्या होता है तो कैसे लिखेंगे। फोर्स का मतलब एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है, जब हम किसी बॉडी सिस्टम पे अप्लाई करेंगे तो उस बॉडी का क्या करेगा, स्टेट, आप उसका स्टेट चेंज करेगा। स्टेट का मतलब वो सॉलिड लिक्विड गैस वाला स्टेट नहीं, मोशन में है या रेस्ट में है उसके स्टेट को चेंज करेगा। रेस्ट में है तो मोशन में लाना चाहेगा, मोशन में है तो रेस्ट में लाएगा या उसको एक्सेलरेट करेगा। और क्या करेगा, डायरेक्शन उसका चेंज कर सकता है, शेप और साइज चेंज कर सकता है, कई तरह से इंपैक्ट अपना छोड़ सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स हमारा। लेकिन अगर सिंपली हमें फोर्स को डिफाइन करना होगा तो हम लिखेंगे फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है, जब किसी भी बॉडी सिस्टम को क्या करेगा, स्टेट उसका चेंज करेगा, चेंज करने का एफर्ट करता है। जैसे इस दीवार को अगर हम पुश या पुल करें तो क्या होगा, जरूरी है कि हम इस पे फोर्स अप्लाई करें तो डिस्प्लेस ही हो जाए, क्या डायरेक्शन चेंज हो जाए, शेप साइज चेंज हो जाए, ऐसा जरूरी तो है नहीं। मतलब फोर्स एफर्ट भी करेगा, मतलब तो जैसे कहते हैं ना, ट्राई टू चेंज, ट्राई करेगा चेंज करने का, कर भी सकता है। और कभी कभी ऐसा होगा कि हम फोर्स लगाएंगे वो चीज़ें आपको रिजल्ट में नहीं दिखेंगी। जैसे हम इसको बहुत डिस्प्लेस करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, किसी पावरफुल क्रेन से या हम वैन से करेंगे तो हो सकता है दीवार टूट जाए या थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाए। मेरे कहने का मतलब कई बार हम फोर्स अप्लाई करेंगे लेकिन वो हमारा डिजायर्ड रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। डिस्प्लेस करना चाहते हैं, शेप और साइज, जैसे आप रबर की बॉल है, हमने उसको कंप्रेस किया तो उसका शेप और साइज चेंज होगा। अब यही लोहे का कोई बॉल है, प्लास्टिक की एकदम सॉलिड बॉल है, थोड़ी टाइट है, तो क्या आप दबा पाओगे? नहीं, अब इस तरह से प्रेस नहीं कर पाओगे, वहाँ चेंज नहीं आ रहा है। तो मोटा मोटा फोर्स का मतलब एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी भी बॉडी का स्टेट चेंज करेगा।
या स्टेट चेंज करने का ट्राई करेगा। स्टेट का मतलब रेस्ट से मोशन में लाएगा या मोशन से रेस्ट में लाएगा, और डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, उसके शेप और साइज को चेंज कर सकता है। ऐसे एक्सटर्नल एजेंट को हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। लिखा जाए इसको, देखो अब इसमें लिखा है, आप चाहो तो लिख सकते हो, इसमें लिखा है फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट विच मे मूव ए बॉडी at rest or stop a moving body or change the speed of a moving body or change the direction of moving body or change the shape or size of the, सारी चीजें हैं, लिख सकते हैं। लेकिन लिखिए, मैं आपको सिंपल लिखवाता हूँ, लिखिए सेकंड डेफिनेशन, और करके लिखिए, और करके लिखिए सेकंड डेफिनेशन, और करके लिखिए। एन एक्सटर्नल एजेंट, an external agent which change or try to change or try to change or what, try to change the state of a body, the state of a body, the state of a body, that is the state of a body, इसका मतलब क्या है? that is change और try to change, ये लिखियो ना, try to change the state of a body, that is if a body is at rest, if a body is at rest, if a body is at rest, then it will try to brings it, then it will try to brings it, then it will try to brings it in motion, मोशन में लाने का करेगा एफर्ट, भाई लगाएगा। and if a body is in motion, if a body is in motion, and if a body is in motion, then it will try to bring it, then it will try to bring it at rest, and it will try to what, brings it what, bring it at rest, and also it can change, and also it can change the direction of a moving body, बॉडी के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकेगा भाई। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी, कॉमा करके लिखिएगा, एंड शेप और साइज ऑफ द बॉडी, एंड शेप और साइज ऑफ द बॉडी। जब हम शेप की बात करते हैं किसी बॉडी की, हम 3D पिक्चर की बात करते हैं। जब हम किसी बॉडी के शेप की बात करेंगे तो हम 3D पिक्चर की बात करेंगे। जब हम साइज की बात करते हैं तो हम उसको 2D पिक्चर की बात करेंगे, 2D पिक्चर की। जैसे आपके पास कपड़ा है, आपने नॉर्मल कपड़ा रखा है तो हम कहते हैं मेरी साइज का नहीं है। जब हम उसको अपनी बॉडी पे डालते हैं तो हम कहते हैं बॉडी का शेप आपका दिख रहा है। चेहरे का हम शेप बोलेंगे, चेहरे की साइज नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शेप, क्योंकि चेहरा आपका कितने डायमेंशन में है? 3 डायमेंशन में है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट थिंग्स आपको 3 डायमेंशन में दिखे तो वहाँ शेप वर्ड यूज करना चाहिए। जब 2D में है तो क्या यूज करना है अपने को? साइज बोलना। कपड़ा भी रखा है तो 2 ही डायमेंशन दिखेगा ना, उसकी चौड़ाई और लंबाई। कपड़े को हमने पहन लिया तो उसकी ब्रेड्थ भी दिखेगी हमें थोड़ा सा, बॉडी पे आने के बाद 3D में जाएगा वो। तो हमारे कहने का मतलब क्या है कि जब हम 2D की बात करेंगे तो हम साइज की बात करते हैं, जब हम 3D की बात करेंगे तो शेप की बात करेंगे। समझ गए? तो अपन क्या कहेंगे? फोर्स कहेंगे। ठीक है, शेप और साइज का मतलब समझ में आया आपको? जैसे मैं इस अगर मार्कर की बात करूं तो ये 2D में है कि 3D में है? 3D में दिख रहा है। हर चीज आपको मोस्टली किस में दिखेगा? 3D में दिखाएगा। 2D का मतलब प्लेन वाली चीजें हैं। जैसे आपके पास एक कागज, आपकी नोट्स का एक पेज अगर हम ले लें,
इसमें 2 डायमेंशन में है ये, क्योंकि इसकी केवल लेंथ और क्या है, ब्रेड्थ है। लेकिन अगर पूरी कॉपी की बात करें तो 3 डायमेंशन इसकी ब्रेड्थ भी आ जाएगी। ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना सीखिए। कुछ लाइव एग्जाम्पल, कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दीजिए जो आप लोग अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देख रहे हैं। इससे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ी सी आएगी। और कोशिश करिए जब भी वहाँ एग्जाम्पल कोई कोट करिए, जो भी आप स्टेटमेंट लिख रहे हैं, डेफिनेशंस लिख रहे हैं, कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी लिखें, कुछ स्टैंडर्ड एग्जाम्पल भी लिखें। केवल स्टैंडर्ड ही ना लिखें, कुछ प्रैक्टिकल भी, स्टैंडर्ड भी। इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, बुकिस लैंग्वेज लिख कर आते हैं, स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स ही लिख कर आते हैं। एग्जामर समझता है मोटा मोटा हर कोई लिख कर आएगा। अगर आपने कुछ एडिशनल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स लिखे तो ये अच्छा इंप्रेशन बनेगा कि बच्चा समझ रहा है, प्रैक्टिकली जेन्युइनली चीज़ों को समझ रहा है कि क्या है क्या नहीं है। क्लियर है ना? इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत वैल्यू ऐड करती हैं आपके मार्क्स में या जो भी आपकी कॉपी में है ना। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखें, चीज़ों को इमेजिन करें, एनालिसिस करें और अपने आसपास की सराउंडिंग की चीज़ों से कुछ एग्जाम्पल उठाकर जरूर लिखें। डन? क्लियर है हमारी बात? तो फोर्स क्या करेगा, किसी बॉडी के स्टेट को चेंज कर सकता है, चेंज करने का एफर्ट करेगा। दूसरा क्या कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है अगर मोशन में है। और क्या कर सकता है, शेप और साइज चेंज कर सकता है। ऐसे एक्सटर्नल एजेंट को अपन क्या कहते हैं, फोर्स। इज कॉल्ड, लास्ट में लिखिए, इज कॉल्ड फोर्स। ऐसे एक्सटर्नल एजेंट को अपन क्या कहेंगे भैया, फोर्स। अब यहाँ चीजें शॉर्ट में लिखी हैं, आप ये भी याद कर सकते हैं। ये स्लाइड्स हम आपको भेज देंगे, लेकिन जो मैं लिखा रहा हूँ ये सिंपल लैंग्वेज है। आपको पढ़कर हर चीज क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, आप लिख जाएंगे। हमारी ही लैंग्वेज टू द पॉइंट लिखो, जरूरी नहीं है। आप छोटे छोटे सेंटेंस में लिखिएगा। छोटे छोटे सेंटेंस में लिखना हमेशा बेटर होता है। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे सेंटेंस में लिखेंगे तो कुछ मिस्टेक भी नहीं होगा, और जो आप लिखेंगे एकदम कॉन्फिडेंट रहेंगे ना कि जो मैं लिख रहा हूँ इसका यही मतलब है। बड़े बड़े सेंटेंसेस लिखते हैं तो कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है, लिखकर कुछ और आए, सेंस कुछ और निकल रहा है। हम खुश हैं कि हमारा पेपर बढ़िया गया, बढ़िया गया, रिजल्ट आता है तो सब क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। फिर बाद में हम कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि पेपर तो अच्छे जाते हैं, मार्क्स खराब आते हैं। ये तो होता है अक्सर। इसलिए छोटे छोटे सेंटेंसेस में लिखो, अपनी लैंग्वेज में लिखो, तभी आप कॉन्फिडेंटली चीज़ों को लिख पाएंगे। क्लियर है? समझ गया ना? कोई प्रॉब्लम नहीं? लिख लिया? नीचे लिखिए, फोर्स की यूनिट क्या होती है, लिखिए, राइट डाउन। यूनिट ऑफ फोर्स इज व्हाट, बताओ। फोर्स को किससे डिनोट करते हैं, ये भी लिखवाना पड़ेगा। फोर्स इज डिनोटेड बाय विच थिंग, बताओ। हाँ, कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे फोर्स को अपन, कैपिटल एफ से। फोर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। इसकी यूनिट क्या होगी, बताओ। यूनिट इज, बताओ भाई, यूनिट क्या होगी फोर्स की, न्यूटन, या इसी को हम लिखते हैं क्या, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसमें है ये, एमकेएस या एसआई सिस्टम में है। ठीक है, एमकेएस या फिर क्या है ये, एसआई सिस्टम है। और ये एमकेएस है, बेसिकली ये एसआई सिस्टम है। ये एसआई है और ये क्या है हमारा, एमकेएस है। सबका मतलब अलग अलग जानते रहो कि हाँ किसका है। हमने कहा एमकेएस या एसआई में न्यूटन लिखो या केजी पर मीटर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन जो होता है वो एसआई सिस्टम का होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर एमकेएस सिस्टम का होता है। एसआई सिस्टम में मोस्टली क्या होता है, साइंटिस्ट के नेम आते हैं या एक दो वर्ड यूज होते हैं यूनिट में। जैसे अगर लेंथ या डिस्टेंस की अगर हम यूनिट लिख रहे हैं तो क्या होगा, मीटर होगा। ये एसआई सिस्टम में भी है और एमकेएस सिस्टम में है। वर्क की यूनिट हम जूल लिखेंगे, एनर्जी की यूनिट जूल लिखेंगे, ये एसआई सिस्टम का यूनिट है और एमकेएस में भी लिख सकते हैं हम। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। मतलब हर एसआई सिस्टम आपका एमकेएस में जाएगा, लेकिन हर एक एमकेएस आपका एसआई में जाए ऐसा जरूरी, क्लियर है, ध्यान में रखिएगा। ये एमकेएस है। सीजीएस में क्या होगा, सीजीएस में क्या होगा, सीजीएस में होगा इसकी यूनिट डाइन होगा, या फिर क्या लिख सकते हैं, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किस में है, ये सीजीएस सिस्टम में है। कौन से सिस्टम में है ये, सीजीएस सिस्टम में है। डाइन और फॉर व्हाट, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सब लिखो, नोट डाउन करो, ये सब यूनिट्स वगैरह लिखने को आते हैं। अब इनमें रिलेशन लिखने को आ जाता है, कभी कभी इनमें क्या लिखने को आ जाता है, रिलेशन। तो डेराइव करने को आ जाता है, डेराइव 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5, डेराइव 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। कैसे लिखेंगे ये बता देता हूं मैं आपको, लिखा जाए इसे। देखिए 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन होता है। पहले तो ये डेटा याद रखें, दोनों में अगर रिलेशन की बात करें तो 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होगा, 10 की पावर 5 डाइन हो जाएगा। ठीक है भाई, लेकिन अगर डेराइव करना हो तो कैसे कीजिएगा, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन होता है। डेराइव करना हो ये रिलेशन तो कैसे निकालेंगे बताइए। बहुत ध्यान से देखिए, 1 न्यूटन का मतलब क्या है, 1 न्यूटन का मतलब क्या है, 1 न्यूटन का मतलब हो गया 1 केजी मीटर पर क्या हो गया, सेकेंड
स्क्वायर हो गया। हमें इसको किस में लिखना है, सीजीएस में लिखना है। तो केजी को अगर हम सीजीएस में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ग्राम लिखेंगे। 1 केजी में कितने ग्राम होंगे भैया, 1000 होगा, 10³ ग्राम। मीटर को सेंटीमीटर में लिखेंगे तो क्या होगा, 100 होगा। 100 का मतलब 10⁻2 सेंटीमीटर। सेकंड का सेकंड ही होता है दोनों यूनिट में। एमकेएस सिस्टम में भी क्या होता है, सेकंड का सेकंड ही लिखेंगे, सीजीएस सिस्टम में भी टाइम का सेकंड ही यूनिट लिखेंगे। अब मिलाएंगे 10⁻3 10⁻2 को तो पावर्स ऐड हो जाते हैं ना, 10�5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये क्या था हमारा, सीजीएस सिस्टम में था, इसी को अपन क्या लिखते हैं, टाइम। तो इस तरह से आप जाता क्या, इस तरह से हमें मिल जाएगा कि 1 न्यूटन इक्वल टू कितने डाइन हो जाएंगे, 10⁵ डाइन हो जाएगा। ये रिलेशन लिखो फटाफट। तो 1 न्यूटन इक्वल टू हो जाएगा 10⁵ डाइन। नोट करो जल्दी करो। अच्छी समझ में आ रहा है, किसी कोई डाउट? ठीक, लिख लिए, चले आगे बढ़े। अब देखो हम लोग लिख रहे थे क्या, कि पहले हम लोगों को लिखना था क्या, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या क्या है। देखो यार, देखो फोर्स क्या क्या कर सकता है, वही जो डेफिनेशन में लिखा है भाई है। फोर्स कैन मूव ए बॉडी एट रेस्ट, जो बॉडी रेस्ट पे उसको किसको क्या क्या कर सकता है, मूव करा सकता है। दूसरा क्या है, फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी, मोशन में जो बॉडी है उसको रेस्ट में ला सकता है। दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी, हमने कहा ना एक्सेलरेट भी कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी, डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। अब फोर्स कैन चेंज शेप और साइज ऑफ ए, ये सब तो लिखा है ना डेफिनेशन में। या तो आप ऐसे पॉइंट वाइज करके भी क्या कर सकते हो, चीजों को लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ रही बातें, आगे बढ़े। हाँ क्यों नहीं कर सकते, ये ज्यादा इफेक्टिव होगा, ये इसमें ज्यादा क्लियरिटी है। अब क्या बता रहे हैं आपको, ठीक है। अगला देखो, चलो अब देखो टाइप्स ऑफ फोर्सेस। देखो टाइप्स ऑफ फोर्स कितने टाइप के होंगे उनकी बात करेंगे। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। इसमें फर्स्ट हेडिंग करेंगे बैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं ये समझेंगे। ठीक है, अब इसमें लिखा है इफ टू फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन and if both the forces are equal then the resultant force acting on the body is zero, such forces are called balanced forces। बैलेंस देखो ऐसे कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक रस्सी है या कोई सामान है, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, दो फोर्सेस दोनों एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ये कोई मान लीजिए लकड़ी का टुकड़ा है, या मान लीजिए कुछ भी है, कुछ भी है, कोई भी चीज बस हो सकती है, रस्सी हो सकती है, दो आदमी खींच रहे हैं दोनों साइड। मान लीजिए एक तरफ जो आदमी खींच रहा है वो भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, दूसरे साइड भी आदमी जो खींच रहा है वो भी कितने न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, 10 न्यूटन का। तो आप एज एलिमेंट कॉमन सेंस से बताओ, क्या ये चीज डिस्प्लेस होगा, उधर शिफ्ट होगा या इधर शिफ्ट होगा, कहीं शिफ्ट नहीं होगा, बीच में जहां था वहीं पड़ा रह जाएगा। जब इस तरह से फोर्सेस लगेंगे कि बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, दो या दो से ज्यादा फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, दो या दो से ज्यादा फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन बॉडी की स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है। बॉडी अगर रेस्ट में है तो लगातार रेस्ट में ही है, मोशन में है तो लगातार मोशन में ही है, तब हम कहते हैं ऐसे फोर्सेस को कलेक्टिवली क्या कहते हैं हम, बैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस फोर्सेस का मतलब ये फोर्सेस का कॉम्बिनेशन है, पूरा कॉम्बो है। एक से ज्यादा फोर्सेस जब किसी ऑब्जेक्ट पे लगेंगे लेकिन ऑब्जेक्ट की पोजीशन में या उसके मोशन में या स्टेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो ऐसे फोर्सेस को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड फोर्सेस कहेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको। जैसे किसी इंसान को दो चार लोग अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं, कोई शर्ट पकड़ खींच रहा है, कोई हाथ पकड़ के खींच रहा है, कुछ भी पकड़ के खींच रहा है, लेकिन वो आदमी मूव नहीं हो रहा है, रेस्ट पे एकदम खड़ा हुआ है, एकदम ऐसे, तो एकदम बाहुबली की तरह है ना भाई। तो ऐसे फोर्सेस जो उस ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे, बैलेंस्ड फोर्सेस कहेंगे। इन शॉर्ट ये समझो, अब ये सब लिखने की बातें हैं, आप प्रॉपर जब लिखोगे चीजों को डिफाइन करोगे, सिंपल लैंग्वेज में लिखोगे, जितना सिंपल से सिंपल डेफिनेशन कॉपी को हम अपनी जितना ज्यादा सिंपल लिखेंगे हमें समझ में उतना ज्यादा आएगा और उतने ही अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे हमें एग्जाम में।
क्योंकि जो चीज़ हम वहाँ डिलीवर करना चाहते हैं सामने वाले को एकदम क्लियर समझ में आना भी तो चाहिए। बहुत बार क्या करते हैं हम बुकिश लैंग्वेज यूज़ कर लेते हैं, चीज़ों को लिख कर आते हैं, हम तो समझ रहे होते हैं कि हम क्या लिख रहे हैं, लेकिन इस तरह से लिख कर आते हैं कि वहाँ सेंस कुछ और निकल रहा होता है। इसलिए मैं कहता हूँ छोटे-छोटे सेंटेंसेस में लिखो चीज़ों को। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये सब ध्यान में रखना है, ठीक है? लिखिए आप, बैलेंस्ड फोर्सेस में लिखिए। ये स्लाइड्स में सेंड कर दूँगा, आप लोग आराम से लिखिएगा। बैलेंस्ड फोर्सेस में लिखिए, लिखिए। देखो तो कॉम लिखो, इफ 2 और मोर देन 2 फोर्सेस, कम से कम 2 होने चाहिए, एक में क्या ही जानोगे क्या बैलेंस है ना भाई? कम से कम हो। इफ 2 और मोर देन 2 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी, if 2 or more than 2 forces are acting on a body, if 2 or more than 2 forces are acting on a body, are acting on a body, and there is no change, and there is no change in the state of a body. स्टेट का मतलब समझ रहे हो ना? इन द स्टेट जहां आपने लिखा है वहां ब्रैकेट में देना रेस्ट और व्हाट, मोशन। रेस्ट और व्हाट, बॉडी की स्टेट का मतलब या तो रेस्ट में है या किस में है, मोशन में है। केमिस्ट्री में जब मैटर के स्टेट की बात करेंगे, सॉलिड लिक्विड गैस की आप बात करेंगे, यहाँ बॉडी के स्टेट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, या तो मोशन में है। हर सब्जेक्ट की अपनी लैंग्वेज है, उसी पे रहकर बात करिएगा, सबको मिक्स ना करिएगा, नहीं सब खिचड़ी हो जाएगा बेटा, समझे? क्या आपने लिखा? इफ 2 और मोर देन 2 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड देयर इज नो चेंज इन द स्टेट, ब्रैकेट में आपने क्या लिखा, रेस्ट और मोशन, ब्रैकेट क्लोज करो, there is no change in the state of the body, then forces are collectively said to be, then forces are collectively, समझ रहे हो ना, एक साथ सबको मिलाकर, है ना? then forces are collectively said to be balanced forces, then forces are collectively said to be what, balanced forces। कहीं कोई परेशानी? डेफिनेशन समझ में आई क्या है कॉन्सेप्ट, ये क्लियर हुआ कि नहीं? एक एग्जांपल में आप ये बना सकते हो, दोनों इक्वल है, तो अगर रेस्ट पे है तो हमेशा क्या रहेगा, ये रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो क्या रहेगा। अब यहाँ एक चीज समझना, देखो भाई, अगर इसी चीज को अपन लिखना होगा, ये एक पिक्चर बना के छोटा सा इस तरह से लिख देना तुम लोग अपना बनाकर, ठीक है? ये इमेज, दोनों तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, अगर ये रेस्ट पे था, अगर ये ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे था, तो बताओ क्या मोशन में आएगा? अभी भी रेस्ट पे ही रहेगा, भले दो फोर्सेस लग रहे हैं इस पे। अब इसी चीज को जो फिजिक्स की फील्ड में लिखना होगा ना, थोड़ा सा मैथमेटिकल मैनर में, तो कैसे लिखिएगा यहां समझना। तब यहां बताते हैं कि अब देखो, लिखो, यही सब समझना है बेटा, कि जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, इन सभी का अगर हम वेक्टर से लेंगे तो हमेशा क्या आएगा, ये 0 आएगा। हम इसको दूसरी तरीके से डिफाइन करके अगर सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहें, तो किसी ऑब्जेक्ट पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, अगर उनका वेक्टर सम या अलजेब्रिक सम 0 आ रहा है, अलजेब्रिक सम का मतलब डायरेक्शन भी कंसीडर करेंगे, अलजेब्रिक सम या वेक्टर सम अगर 0 आ रहा है, तो ऐसे फोर्सेस को हम लोग क्या कहेंगे, बैलेंस्ड फोर्सेस कहेंगे। मतलब सभी फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर दे रहे हैं, एक दूसरे के इंपैक्ट को न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं, वैनिश कर दे रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं, इसलिए इस ऑब्जेक्ट पे कोई ओवरऑल इफेक्ट, जैसे ये जितना इस पे इफेक्ट एफर्ट डाला, चेंज लाने का एफर्ट किया, दूसरा उसको क्या किया, कंपनसेट कर दिया, इसमें कोई चेंज आएगा नहीं। जब किसी ऑब्जेक्ट पे एक से ज्यादा फोर्सेस लग रहे होंगे, ध्यान से समझना इसको, जब किसी ऑब्जेक्ट पे एक से ज्यादा फोर्सेस लग रहे होंगे, मैं समझाता हूं इसको, देखिए, किसी ऑब्जेक्ट पे एक से ज्यादा फोर्सेस लग रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं ये F1 है, ये भी फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं क्या है, F2 है, ये फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं क्या है, F3 है, ये फोर्स लग रहा है, मान लीजिए क्या है, F4 है, ये फोर्स लग रहा है, मान लीजिए क्या है, F5 है, ये फोर्स लग रहा है, मान लीजिए क्या है, F6 है। कितने भी फोर्स हो सकते हैं, सबके डायरेक्शंस क्या है, एक दूसरे के अपोजिट, इस तरह से जो भी है, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, जैसे मान लीजिए लेट्स से सपोज कि ये बॉडी किस में है भैया, रेस्ट पे है या मोशन में, किसी में भी हो सकती है, मान लीजिए ये रेस्ट में है, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सभी का जो अलजेब्रिक सम है, जो वेक्टर सम है, वो क्या रहा है, वेक्टर F1, वेक्टर F2, वेक्टर F3, वेक्टर F4, वेक्टर F5 प्लस वेक्टर, अगर ये 0 आ रहा है तो हम कहेंगे ये फोर्सेस क्या हैं, बैलेंस्ड फोर्सेस हैं। इसका मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे एक, दो या दो से ज्यादा फोर्सेस लग रहे हैं
और सभी फोर्सेस का जो वेक्टर सम है, वेक्टर सम का मतलब वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी पढ़े थे ना। वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। डायरेक्शन का मतलब अगर एक डायरेक्शन इधर है एक इधर है तो वो नेगेटिव आ जाएगा ना, ये F1 माइनस F2 हो जाएगा। लेकिन जब आप वेक्टर में लिखते हो तो सिर्फ वेक्टर लिखेंगे। फिजिक्स में क्या होता है, वेक्टर सम, मैथ्स में लिखेंगे तो इसी को बोलते हैं अलजेब्रिक सम। अलजेब्रिक सम का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, वेक्टर सम का मतलब सिर्फ वेक्टर लिख दो, जहां जो साइन रहेगा ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर साइन डायरेक्शन अपोजिट है तो साइन ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। हमने कहा हर सब्जेक्ट की अपनी लैंग्वेज अपनी फील्ड है, इस बात को समझ के रखना, तभी बेहतरीन तरीके से हर सब्जेक्ट को समझ पाओगे। नहीं केवल बुक इज लैंग्वेज यूज करोगे और ऐसे ही झोला छाप सड़क छाप स्टडी करोगे तो कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होंगे। हर चीज को एज ए लेमैन बहुत प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे समझने की कोशिश करो कि चीजें हैं क्या। जब हर टॉपिक को, हर कॉन्सेप्ट को ग्रॉस रूट लेवल पे आप समझ लेते हैं तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। तो कहते हैं बुक की लैंग्वेज बहुत कम से कम रटो, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करो, अपनी लैंग्वेज में चीजों को लिखो। जब तक अपनी लैंग्वेज में आप लिखना नहीं सीखेंगे तब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो सकते किसी भी सब्जेक्ट में। आप लिख कर ले लो हमसे, तजुर्बा बता रहा हूं बेटा, समझे। और तभी आप बेहतरीन लिख पाएंगे, नहीं तो एग्जाम फोबिया जो सबको होता है ना, एंजाइटी के शिकार रहेंगे आप हमेशा। चीजों को कॉन्सेप्चुअलाइज करो, 20-20 मिनट एनालाइज करते रहो, फिर देखो आपका पेपर और एग्जाम हर कोई हर चीज बेहतरीन जाएगा। और आप टेंशन फ्री भी रहेंगे, जो इतना नेसेसरी प्रेशर लिए रहते हैं, ये पढ़ना है ये तैयार करना है, सब क्लियर रहेगा, लिख कर चले जाएंगे झूम झाम के। ठीक है भैया, लिखिए सेकंड डेफिनेशन और करके लिखो। ये पिक्चर ड्रॉ करना, ये ड्रॉ किया, ये ड्रॉ करना, इसके बाद लिखना। ड्रॉ किए, इसको प्रॉपर ड्रॉ करो, लिखो जो कह रहा हूं, ये ड्रॉ करो ये। जल्दी से ड्रॉ करिए। लिखिए इसमें सेकंड डेफिनेशन लिखिए, इसका क्या है। देखो, इफ टू और मोर देन टू फोर्सेस, if two or more than two forces are acting on a body, if two or more than two forces are acting on a body, if two or more than two forces are acting on a body, if two or more than two forces are acting on a body, if two or more than two forces are acting on a body, and 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 the vector sum of the forces and the vector or algebraic vector, या इसी को क्या बोलते हैं, और algebraic sum of forces। ये जो स्कीमेटिक डायग्राम में ड्रॉ करता हूं ना बेटा, ये हर बुक में नहीं दिया रहेगा, किसी बुक में नहीं दिया रहेगा, हर बुक की बात छोड़ो। ये समझने के लिए जो चीजें आप समझ रहे हैं, अगर पिक्चर में आपने ठीक ठाक ड्रॉ कर दिया तो एग्जामिनर तो इसी से इंप्रेस हो जाएगा। आपको बहुत क्लैरिटी के साथ चीजें लिखनी पड़ेंगी जो मैं यहाँ दे रहा हूँ, समझाने के लिए हर चीज समझ रहे हो ना। जो चीज आप समझते हैं उसको स्कीमेटिक डायग्राम में पिक्चर में आपने ड्रॉ कर दिया, सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया, टू द पॉइंट आपने लिख दिया, आप हो गया, आपने काम कर दिया अपना। एंड वेक्टर और अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस, वेक्टर एंड अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस। अलजेब्रिक की स्पेलिंग ठीक लिख रहे हैं आप लोग, बताएं स्पेलिंग क्या लिखा। अलजेब्रिक की स्पेलिंग बताओ। क्या बोला, एक बार फिर से बोलिए। आपने क्या, तो बेटा जब, ये बताओ, जब नहीं आता है तो पूछने में कोई शर्म आती है क्या, बताओ। हाँ,
लिखो। हर चीज सही लिखो भैया, तुम लोग क्या पढ़ोगे? जहाँ दिक्कत होती है, परेशानी होती है, टीचर से पूछिए ना। गलत लिखोगे वो ठीक है कि पूछ ले वो ठीक है? मैं जानता था कि आप लोग गलत लिखे होंगे, लेकिन पूछ नहीं पा रहे हो। ये क्या बताता है? ईगो बीच में आ रहा है क्या? कि रिस्पेक्ट अपनी दांव पे लग जा रही है कि क्या लोग सोचेंगे, हमारी इंसल्ट हो जाएगी? फिर क्या दिक्कत है? तो अगर मतलब कोई चीज़ ना आ जाए तो उसका ऑल्टरनेटिव भैया एग्जाम में करना है। नहीं आ रहा है तो उसका कुछ ऑल्टरनेटिव लिख कर आ गए। लेकिन क्लासरूम में जब आप स्टडी कर रहे हो तो हर चीज़ जानने की कोशिश करेंगे ना हम जो पढ़ रहे हैं। मतलब वही अप्रोच हर जगह लेकर चल रहे हो आप? ये भी कोई तरीका है पढ़ने का? मतलब भैया ये टेंडेंसी रहेगी तो कुछ सीख नहीं पाएंगे आप लोग। चलिए क्या लिखें? द वेक्टर और अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस आर, या इज जीरो, इज जीरो, द अलजेब्रिक और वेक्टर सम of forces is zero, then forces are collectively said to be, then forces are collectively said to be what? Balanced forces. Then forces are collectively said to be balanced forces. Then forces are collectively said to be balanced forces. कोई दिक्कत नहीं, आप 7 कर लो यहाँ, 8 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 7 कर लो, 8 कर लो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कितने भी कर सकते हो, n कर लो। हाँ बेटा, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो अब ये कह रहे हैं जैसे मान लीजिए कि एक अगर ज्यादा होगा तो, ध्यान सुनो, यहाँ क्वेश्चन पूछा है तो सुनना कि आदत डालो भैया। अभी कह रहे हैं मान लीजिए कि 1 न्यूटन का फोर्स किधर ज्यादा हो तो दो फोर्सेस लग रहे हैं बेटा। एक पे मान लीजिए ये हमारा F1 है, मान लीजिए यहाँ 11 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ऐसे समझ लें। ये F2 जो था अभी भी हमारा क्या है, 10 न्यूटन का है। यही कहना चाह रहा बच्चा। आप एज ए लेमैन मुझे बताओ, बॉडी अभी रेस्ट पे थी, अभी किस में थी, ये रेस्ट में थी। दो आदमी किसी रस्सी को पकड़ के खींच रहे हैं, मोशन में आ जाएगा और किधर मूव होगा, इधर होगा, मूव होगा इधर। और ये क्या हो जाएंगे, अनबैलेंस्ड हो जाएंगे, क्योंकि बॉडी के स्टेट में क्या कर दिया इसने, दखल डाल दिया, चेंज कर दिया, इसलिए कहेंगे अनबैलेंस्ड हो जाएंगे। अगर 0.1 भी चेंज आ गया ना तब भी वो स्लाइटली क्या होगा, डिस्प्लेस हो जाए। समझ पाए हमारी बात? लेकिन इस केस में जो हमने यहाँ ड्रॉ किया था पिक्चर, यहाँ हर फोर्स बराबर हो जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने ऐसे ले लिया, अब ये है, बहुत सारे फोर्सेस लग गए, या इधर से लग गया, इधर से लग रहा है, इधर से लग रहा हो, इधर से लग रहा हो, इधर से लग रहा हो, हर फोर्स बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। मान लीजिए यहाँ 5 न्यूटन का लग रहा है, यहाँ 6 न्यूटन का लग रहा है, यहाँ 3 न्यूटन का लग रहा है, यहाँ 2 न्यूटन का लग रहा है, यहाँ 1 न्यूटन का लग रहा है, यहाँ 0.5 न्यूटन का लग रहा है, यहाँ मान लीजिए लग रहा है, यहाँ 7 न्यूटन का लग रहा है, यहाँ मान लीजिए 2 न्यूटन का लग रहा है, यहाँ 10 न्यूटन का लग रहा है, जो भी है XYZ। अब इन सभी का सम अगर 0 के इक्वल आएगा तो बॉडी फोर्सेस हमारे क्या हो जाएंगे, बैलेंस्ड हो। जब सिर्फ 2 ही लग रहे होंगे, 4 लग रहे होंगे, एक दूसरे के केवल अपोजिट में हैं, तब वहां पर इक्वल रहना क्या हो जाता है, जरूरी। जैसे केवल 4 लग रहे होते तो, अगर केवल 4 ही लग रहे होते तो एक इधर से लग रहा है, एक इधर से लग रहा है, एक इधर से लग रहा है, एक इधर से, तो अगर ये मान लीजिए 2 न्यूटन का है तो इसे भी कितने न्यूटन का होना पड़ेगा, और ये अगर 3 न्यूटन का है तो इसे भी कितने न्यूटन का होना पड़ेगा। कुछ गिने चुने हैं तो ऐसे देखेंगे, एक से ज्यादा है तो कॉम्बिनेशन में वर्क करेंगे ना, तो बस ये ठीक है। जब 2 4 होते हैं तब वहां पर इक्वल लेते हैं, तभी वो बैलेंस कर भाई होंगे। क्यों? क्योंकि तभी न्यूट्रलाइज कर पाएंगे एक दूसरे के इम्पैक्ट को, वहां न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। एक से ज्यादा है तो, 2 से ज्यादा, 3 4 10 5 है तो, n है तो। इन शॉर्ट जो आपने पीछे अभी पढ़ा ना, इस केस में हमें क्या लिखना होता है, जैसे मान लीजिए n फोर्सेस हैं, कितने फोर्सेस हैं, n। अगर n फोर्सेस हैं तो आप क्या लिखिएगा, n फोर्सेस हैं तो क्या लिखते, F1 प्लस F2 प्लस क्या है, F3, ऐसे कहाँ तक जाइएगा, Fn तक जाइएगा। n फोर्सेस लग रहे हैं, इक्वल टू में क्या आ जाएगा, हम कहेंगे कि ये सारे n फोर्सेस क्या है हमारे, बैलेंस्ड हैं।
क्लियर है? ऐसे लिख सकते हो आप, 2 4 6 हमने लिखा है तो 2 4 6 लिखेंगे। n फोर्सेस लग रहे हैं तो n तक लिखेंगे, लेकिन n कोई नंबर तो है नहीं स्पेसिफिक, कुछ तक लिखेंगे, डॉट डॉट करके लास्ट में fn करके लिख देंगे, इक्वल टू में 0 आ गया। कॉन्सेप्ट वही है, नंबर ऑफ फोर्सेस जितने ज़्यादा होंगे उसके बेसिस पे लिखेंगे उसको हम। पकड़ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं? क्या है क्या है नहीं? क्या अभी भी रटने जैसा दिख रहा है कि रटना ही पड़ेगा? क्लियर हो रहा है सबका मतलब क्या है क्या नहीं? आगे बढ़े, चलिए सेकंड हेडिंग करो क्या, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अनबैलेंस्ड में क्या हो जाएगा, इसी के जस्ट नेगेटिव हो जाएगा, जितनी चीजें लिखे हैं नेगेटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ, बोलो। कि जो वेक्टर सम है, अलजेब्रिक सम है, इक्वल टू 0 नहीं होगा। और दूसरा क्या है, फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग स्टेट में चेंज ला देगा, स्टेट में चेंज ला देगा, रेस्ट में है तो मोशन में, मोशन में है तो रेस्ट में ला देगा, या एक्सेलरेट कर सकता है, या उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, तमाम तरह से कर सकता है ना। क्लियर है? अनबैलेंस्ड फोर्सेस में लिखो उसी का नेगेटिव, एक पढ़ो, अगर दोनों एक जैसे हैं तो फिर एक का नेगेटिव लिख देना, दूसरा आ जाएगा। जो बता रहा हूँ प्रॉपर उसी तरह से पढ़िए लिखिए, ज्यादा शॉर्टकट लेके बेटा तो लाइफ शॉर्ट हो जाएगी तुम्हारी। क्या क्या कैसे क्या कह रहे हो? ओके, सब कुछ सेम रहेगा। क्या आपने लिखा है, देर इज नो चेंज, देर इज ए चेंज, ठीक, दैट्स इट। लिखो, हाँ सेम एकदम कॉपी पेस्ट वही मारो। तो अनबैलेंस फोर्सेस में क्या होगा, लिखो, एडिट किया अनबैलेंस फोर्सेस, लिखिए अनबैलेंस फोर्सेस में, if two or more than two forces are acting on a body, if two or more than two forces are acting on a body, if two or more than two forces are acting on a body, are acting on a body, if two or more than two forces are acting on a body, and there is change, and there is change in state, state का मतलब समझ रहे हो ना अब? हाँ, and there is change in state of the body, and there is change in the state of a body, and there is change in the state of a body, then forces are collectively said to be, then forces are collectively said to be unbalanced forces। अब समझ रहे हो ना, स्टेट में चेंज आएगा, डायरेक्शन में चेंज आएगा, शेप साइज में चेंज आ सकता है, जो फोर्स का इफेक्ट है यहां भी दिखेगा, मतलब जरूरी नहीं केवल स्टेट ही चेंज करे, शेप साइज में चेंज ला सकता है, समझ रहे हो नहीं? मोशन के डायरेक्शन में चेंज ला सकता है, और क्या ला सकता है, डायरेक्शन में चेंज ला सकता है, डायरेक्शन है, स्पीड है, एक्सेलरेट कर सकता है, रेस्ट में ला सकता है, मोशन में ला सकता है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है आपने? और करके सेकंड डेफिनेशन क्या लिखेंगे, सेकंड डेफिनेशन में क्या है, वही जहाँ आपने अलजेब्रिक या वेक्टर सम 0 हो रहा था वहाँ डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्या हो जाएंगे, अनबैलेंस्ड रिसोर्स। डायग्राम वही सेम सेम वही कॉपी पेस्ट मारना है बस। अब लिखो एकदम, हम कहा स्टडी को इजी बनाओ तभी पढ़ने में मजा आएगा, एकदम बुक की लैंग्वेज यूज कर रहे हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड वही पढ़े जा रहे हो, कुछ भी समझ में नहीं आएगा सही से। चीज़ों को इजी बनाना पड़ेगा, अपने लेवल पे लाना पड़ेगा, तब आप चीज़ों को समझ पाएंगे, समझ रहे हैं ना? देखिए और करके सेकेंड डेफिनेशन लिख लो, डायग्राम प्रॉपर बनाओ, कॉपी को नीट एंड क्लीन रखिए, 2 पेन यूज करिए, ब्लू ब्लैक यूज करिए, स्केल आप यूज करो, प्रोटेक्टर, शार्पनर, आपके पास टूल्स सारे होने चाहिए, आप साइंस के स्टूडेंट हैं। और डायग्राम आप लोग सर्कल ड्रॉ करते हो ऐसे डाल रहे हो जैसे घी का लड्डू है टेढ़ा मेढ़ा, पिक्चर्स एकदम नीट एंड क्लीन एकदम बेहतरीन होनी चाहिए। कॉपी किसी को भी देकर हर सुंदर चीज सामने वाले को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। कॉपी को एकदम नीट एंड क्लीन बेहतरीन लिखो एकदम, लेकिन सजा ना दो यहाँ नाल नीना पीला लगा के कलरफुल बना दो। वही पेन यूज करो, ब्लू ब्लैक यूज करो, पेंसिल यूज करो, आपके पास प्रोटेक्टर होना चाहिए, स्केल होना चाहिए, पेंसिल, हर चीज मतलब प्रॉपर ड्रॉ करिए।
बस एक पेन लेकर आते हैं, उसी से हेडिंग, उसी से अपना मेन मैटर लिख रहे हो, उसी में एक ही हाथ से अपना क्या कर दे रहे हो, सब ड्रॉ कर दे रहे हो। ये सब पढ़ने के सही तरीके नहीं बेटा। इससे पता चलता है कि आपका पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप बस जैसे तैसे चला रहे हो, मजबूरी है आपकी। और जिसने पढ़ाई ढंग से नहीं किया, मैं बार बार कहता हूँ, जिस इंसान ने लाइफ में अपनी एजुकेशन का इंपॉर्टेंस नहीं समझा, उसका लाइफ एक लिमिट पे आकर रुक जाता है। इससे ज़्यादा आप अपनी लाइफ में फिर एक्सप्लोर भी कुछ नहीं कर पाओगे। एजुकेशन इज मस्ट, ठीक है। तो मैं हर क्लास में कहता हूँ कि हेल्थ और एजुकेशन के कभी कंप्रोमाइज़ मत करना, ये दोनों आपकी लाइफ स्पॉइल कर देंगे। हेल्थ ठीक नहीं है, क्या ही एजुकेशन लेकर कर लोगे। एजुकेशन नहीं लियो, खूब ठीक ठाक बन जाओ। यहाँ देख रहे हो बड़े बड़े बाहुबली यहाँ लोगों की बॉडीगार्ड की नौकरी कर रहे हैं, वॉचमैन की नौकरी कर रहे हैं। खूब हेल्थ ठीक कर लियो, एकदम बन गए हो, टीम टाम बना रहे, जिम करके बना लिए। एजुकेशन ही ढंग से नहीं है, कितना कमा लोगे लाइफ में अपने। अच्छा कमाने के लिए अच्छा एजुकेशन, अच्छा स्किल भी तो होना चाहिए, वो एजुकेशन से आएगा। इन दोनों चीज़ों से जिसने कंप्रोमाइज़ कर लिया वो बात हो जाएगा। बहुत एजुकेशन लिया, बहुत टैलेंटेड है, स्वास्थ्य ही ठीक नहीं, कमा पाओगे ढंग से, कहीं कहीं सर्वाइव कर पाओगे? बैलेंस बनाकर चलो, तभी अच्छा हो पाएगा बेटा, नहीं हमेशा परेशान रहोगे। लिखा अनबैलेंस फोर्सेस में, लिखो और करके लिखो। इफ टू और मोर देन टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी, if two or more than two forces are acting on a body, if two or more than two forces are acting on a body, if two or more than two forces are acting on a body and vector or algebraic sum of forces, अब तो algebraic की स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करोगे ना, and vector and algebraic sum, vector or algebraic sum of forces is not equal to 0, and vector or algebraic sum of forces is not equal to 0, इसको कलेक्टिवली बोल रहे हैं ना, इसलिए बोल रहे हैं is not equal to 0, then forces are collectively said to be what? Unbalanced forces. Then forces are collectively said to be unbalanced forces. किसी को कोई डाउट हो, परेशानी हो तो बताओ। ये सब लिख लेंगे ना, सेम फिगर सेम पिक्चर। बस इसमें क्या कीजिएगा, जहां इसमें इक्वल टू लिखे थे वहां आप क्या लिख देंगे अनबैलेंस फोर्सेस में, बताइए। इस केस में क्या लिख देंगे, जैसे मान लीजिए F1 F2 F3, अगर n फोर्सेस के लिए लिख रहे हैं तो लास्ट में क्या होगा, Fn डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, डज नॉट इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 से छोटा भी हो सकता है, इसलिए डज नॉट इक्वल टू लिखो। या तो लेस देन होगा या तो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, इसलिए डज नॉट इक्वल टू या इज नॉट इक्वल टू 0 लिख रहे हैं। नहीं तो आपको 2 बार बताना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। बेटा नेगेटिव इन द सेंस का मतलब, मैंने कहा फोर्स इधर ज्यादा लगेगा, उसी उधर ही बॉडी मूव होगी ना। बेटा अननेसेसरी यही होता है, जब आप कुछ ध्यान से नहीं सुनते हो, नहीं पढ़ते हो, तो क्या जानोगे, कहाँ नेगेटिव फोर्स लगाओगे बताओ मुझे। तो फोर्सेस का रिजल्टेंट नेगेटिव आएगा, लेकिन 2 का अगर सॉल्व कर रहे हो तो ओवरऑल इंपैक्ट क्या बताएगा। जैसे मान लो अगर तुमने यहाँ पर ये लिखा होता, देखो ध्यान से देखो, अगर तुमने इसी क्वेश्चन में लिखा होता F2 माइनस F1 तो क्या आएगा, 10 माइनस 11 कितना आएगा, -1 न्यूटन। जब भी 2 वेक्टर क्वांटिटी का डिफरेंस लेते हैं, जो पहले नंबर पर लिखा होता है उसको नोटिस करो। अगर इसमें से इसको हमने माइनस किया, रिजल्ट हमारा नेगेटिव आया, इसका मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स आया वो किसके डायरेक्शन में है, F1 के डायरेक्शन में। किसके डायरेक्शन में है, F1। तो वेक्टर क्वांटिटी का हमने डिफरेंस लिया, पहले में से दूसरे को माइनस किया, रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स आया या जो रिजल्टेंट वेक्टर क्वांटिटी आई उसका डायरेक्शन इसके डायरेक्शन में है, इसके नहीं। अगर यही हमने लिखा होता F1 माइनस F2 तो क्या होता है, ये 11 माइनस 10, ये कितना आ जाता, 1 न्यूटन। तो इस केस में क्या हो गया, अभी पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स है वो किसके डायरेक्शन में लग रहा होगा, हमारा F1 के डायरेक्शन में। यहाँ से ये मैसेज लेना होता है, फोर्स अपने आप में नेगेटिव नहीं लगता, रिलेटिवली देखना होता है। एक फोर्स लग रहा है तो दूसरा उसके कॉन्टेक्स्ट में किस डायरेक्शन में लग रहा है, तब पॉजिटिव नेगेटिव लेना होता है। ये चीज़ ऐसे है, वो सम में हमेशा निकलेगा, किसी इंडिविजुअल को आप ऐसे नहीं बोल सकते कि फोर्स नेगेटिव है फोर्स पॉजिटिव है। फोर्सेस का जब कॉम्बिनेशंस लेंगे तब वहां बोलेंगे कि इनका रिजल्टेंट नेगेटिव आ रहा है, या समझ में आई हमारी बात। ठीक है भैया, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में बात होती है।
अगर दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन सेम होगा तो दोनों फोर्स ऐड हो जाएंगे, दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। और हमेशा क्या करना होता है, बड़े फोर्स में से छोटे को क्या करना होता है मान, या बड़े वेक्टर क्वांटिटी में से छोटे को क्या करना होता है, और जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आएगी उसका डायरेक्शन किधर होगा, बड़े वाले के ही डायरेक्शन में होगा, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उधर ही। समझ गए हमारी बात? वो किधर भी हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ जो भी है सब हो सकता है, मतलब जहां भी है। अब इधर है तो इधर हो जाएगा, अगर यही 11 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा होता तो बॉडी हमारी इधर मूव होती। अगर दोनों फोर्सेस ऐसे लग रहे हैं तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में, तो जिधर फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा बॉडी उधर ही स्लाइटली मूव करेगी। समझ में आई हमारी बात? तो बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्सेस और फोर्स का मतलब क्या है, क्या हम समझ गए? कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर हो गई कॉन्सेप्ट? ठीक है, फिर यहाँ तक इसको पढ़ के रखिए, नेक्स्ट क्लास में अपन फिर आगे बात करेंगे। इनर्शिया क्या है, लॉज ऑफ मोशंस क्या है, अपने न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशंस क्या है, ये सारी चीज़ें एक एक करके पढ़ेंगे। मोमेंटम क्या है, सब पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आज यहाँ तक रखे फिर अपन। ठीक है भाई, चलिए ठीक है, थैंक यू।